बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं ऐसे के लर्निंग और आज हम क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर बेसिकली 7 हैं और हमारी इस सीरीज़ का चैप्टर नंबर 4 है। इससे पहले हम बल्कि चैप्टर नंबर 5 है। इससे पहले 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। सो आज हम कवर करेंगे बायो एनर्जेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 9 के हिसाब से भी, और ये बेसिकली एक बेसिक जो है कि हैसियत रखता है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के लिए। सो देखते हैं कि भाई बायो एनर्जेटिक्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। हमारे पास सबसे पहले हमारे पास है बायो एनर्जेटिक्स, द स्टडी ऑफ द कन्वर्जन ऑफ फ्री एनर्जी। एक एनर्जी की जो कन्वर्जन है, हमारे पास फ्री एनर्जी की कन्वर्जन है इन टू डिफरेंट फॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज बायो एनर्जेटिक्स। एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी की एक फॉर्म को कन्वर्ट कर दें दूसरे फॉर्म में, तो इसको हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये कह लें कि जी एक फॉर्म है जिसको हम नाम देते हैं फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, इस फर्स्ट फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर दें, किसी भी सेकेंड फॉर्म में, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, बायो एनर्जेटिक्स। फॉर एग्जांपल, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर हम कह लें कि सनलाइट हमारे पास जो मौजूद है एक एनर्जी, इस सनलाइट को कन्वर्ट कर दें अगर फॉर एग्जांपल हम एटीपी की सूरत में, जो कि एक केमिकल फॉर्म है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, बायो एनर्जेटिक्स। केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ एटीपी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो बायो एनर्जेटिक्स का मतलब ये है कि एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसकी स्टडी क्या कहलाती है, बायो एनर्जेटिक्स। स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको हम क्या नाम देते हैं, बायो एनर्जेटिक्स, ठीक है। आगे हमारे पास है केमिकल प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन। अब एनर्जी ट्रांसमिट कैसे होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होती है। देयर आर 2 केमिकल प्रोसेसेस वेयर इट अकर्स नोन विद द नेम ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। 2 केमिकल प्रोसेसेस है जिसको हम क्या नाम देते हैं, एक ऑक्सीडेशन है और एक रिडक्शन रिएक्शन है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बेसिकली 2 अहम किस्म के केमिकल प्रोसेसेस है जिसको हम क्या नाम देते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब हम आते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है। द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन अकर्स। ऑक्सीडेशन वो रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन की लॉस हो या प्रोटॉन की लॉस हो। अगर किसी चीज़ से इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए, किसी चीज़ से इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए, या फिर क्या बाहर चला जाए, प्रोटॉन को हम क्या नाम देंगे, H पॉजिटिव भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए, प्रोटॉन बाहर चला जाए, इसको हम क्या नाम देते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अच्छा, इसकी डेफिनेशन और भी हो सकती है। ऑक्सीजन ऐड हो जाए किसी चीज़ में, इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए, या फिर ये समझ लें कि हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन बाहर चला जाए, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, ऑक्सीडेशन। These electron carries energy from the molecules of water and they release to the molecules where they added। बेसिकली ये करते क्या हैं कि ये जो हमारे पास एनर्जी, ये जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एनर्जी कैरी करते हैं। ये जहाँ से निकलते हैं वहाँ से एनर्जी लेकर आते हैं, और जहाँ पर ऐड होते हैं किसी मॉलिक्यूल में वहाँ एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं। यानी बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स कैरियर्स हैं एनर्जी के, जहाँ से ये निकलते हैं वहाँ से लेकर आते हैं, और जहाँ पर जाते हैं, जहाँ पर ऐड हो जाते हैं, वहाँ पर ये अपनी एनर्जी को ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल है, आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ए केमिकल कॉल्ड रस्ट। जब जंग लगता है, जब आयरन यानी लोहे के साथ क्या मिल जाए, ऑक्सीजन, जब लोहे के ऊपर हवा लगे तो उसको हम कहते हैं रस्ट, ठीक है। इन दिस रिएक्शन आयरन Fe यानी आयरन लॉसेज सम इलेक्ट्रॉन्स। आयरन क्या करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। इसका मतलब है कि ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगी, विच ट्रांसफर टू ऑक्सीजन। कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या करेगा, ये आयरन रिलीज कर देगा, और कौन गेन करेगा, ऑक्सीजन गेन करेगा। इन दिस रिएक्शन Fe इज ऑक्सीडाइज्ड। Fe यानी आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है क्योंकि इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन लॉस की है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लॉस की, इस वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं, ये ऑक्सीडाइज हो गया। एंड इट ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू ऑक्सीजन थ्रू इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली ये अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर करेगा, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करेगा। अगर हम यहाँ पर शो करें, ये Fe है, ये Fe क्या करेगा, अपनी एनर्जी किसको दे देगा, ऑक्सीजन यानी O2 को। किसकी मदद से दे देगा, इलेक्ट्रॉन की मदद से। होगा क्या कि Fe जो है इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये अपनी एनर्जी ले जाकर किसको दे देगा, ऑक्सीजन को। ये बेसिकली एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जिसको हम कहते हैं रस्टिंग, या रस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, जो कि लोहे को जंग लगता है। ऑन द अदर हैंड, रिएक्शन अकर्स कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, वेयर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में होगा ये कि इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगा। अच्छा, ऐसे रिएक्शन जिसमें एट अ टाइम इलेक्ट्रॉन लॉस भी होंगे,
अगर एट अ टाइम इलेक्ट्रॉन लॉस भी हो जाए और एट अ टाइम क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन गेन भी हो जाए, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन। इनको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या नाम देंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर रिडक्शन भी होगी, इसी के अंदर ऑक्सीडेशन भी होगी। जैसे अभी हमने बात की थी कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जबकि Fe इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये कहलाएगा रिडक्शन बेसिकली। क्यों? क्योंकि ये रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन, जबकि जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। सो दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स के अंदर बेसिकली ये दो प्रोसेस हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन, कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन गेन करेगी और कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी। जो लॉस करेगी वहाँ से एनर्जी निकल जाएगी इलेक्ट्रॉन की सूरत में, और जो गेन करेगी वहाँ एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये दो प्रोसेसेस हैं। दिस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो ब्रिंग एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन इट। अभी जब हमने बात की थी कि रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन में गेन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर कर देगा हमारे पास ग्रीन प्लांट्स में, ठीक है। हम फिलहाल यहाँ पर प्लांट्स की बात भी करते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर बेसिकली स्टोर हो जाएगी। अगर एनिमल्स की बात करें तो वहाँ स्टोर हो जाएगी। सो बेसिकली ये प्रोसेसेस हैं। दिस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ब्रिंग्स एनर्जी विच इज स्टोर इन इट। ये बेसिकली जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, रिडक्शन दे रहे हैं, ये क्या करेगा, एनर्जी को ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन के थ्रू, और वहां पर जहां पर ये जाएगा इलेक्ट्रॉन्स वहां पर स्टोर कर देगा। एनर्जी करेंसी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब एनर्जी को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किस सूरत में नापते हैं, करेंसी का मतलब बेसिकली यहाँ नापने का जो तरीका है, या किस सूरत में ये स्टोर होता है, ठीक है। सो एनर्जी करेंसी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कौन सी करेंसी है, किस सूरत में ये स्टोर हो जाती है, तो ये हमने इस टॉपिक में पढ़ना है, ठीक है। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ सिस्टम टू स्टोर एनर्जी। सिस्टम होता है इनके अंदर जो स्टोर एनर्जी करता है। दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ स्पेशल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बेसिकली जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस सूरत में होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसका दूसरा नाम हमारे पास क्या है, ATP। ATP हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है, जिसका मतलब क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। लिविंग थिंग के अंदर एनर्जी इस सूरत में स्टोर हो जाती है। ये बेसिकली एक केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। हमारे पास लिविंग थिंग्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है ये बेसिकली क्या कहलाता है, केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। इन एन ऑर्गेनिज्म energy is liberated during any oxidation reaction. This energy is utilized by molecules called adenosine diphosphate to form a bond with phosphate. होगा ये कि जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग थिंग्स के अंदर, जब ऑक्सीडेशन होगी, इस ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में हमारे पास एनर्जी बनेगी। वो एनर्जी कौन गेन करेगा, एडिनोसिन। अगर हम यहाँ पर पिंक कलर से शो करें तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। बेसिकली होगा क्या, एक एडिनोसिन दो फॉस्फेट के साथ होगा तो उसको हम क्या नाम दें, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। वो एनर्जी जो लाइब्रेट हुई, जो निकल गई इस रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू, वो कौन गेन करेगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट गेन करेगा और एक और बॉन्ड बनाएगा फास्फेट के साथ। तो बनेगा बेसिकली क्या, ATP, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा, 3 फास्फेट बन जाएंगे, ठीक है। एनर्जी बेसिकली स्टोर की सूरत में होगी ATP बनने में। और ATP कब बनेगा, जब ATP के साथ ADP के साथ एक और फास्फेट बन जाए तो क्या बनेगा, ATP। सो एज अ रिजल्ट द ADP बिकम ATP। एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन इज नाउ स्टोर्ड इन ATP। अभी हमने बात की थी कि होगा ADP होगा, इस ADP से क्या बनेगा, ATP बनेगा। जब ATP बनेगा तो एनर्जी इस ATP के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। वो जो एनर्जी आई थी वो बेसिकली किससे आई थी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू आई थी। वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो एनर्जी थी, जो लाइब्रेट हुई थी, वो स्टोर हो जाएगी ATP के फॉर्म में। ATP कैसे बना, एक और ADP, एक और फॉस्फेट बॉन्ड हो जाएगा किसके साथ, ADP के साथ, और एनर्जी स्टोर हो जाएगी ATP की सूरत में हमारी बॉडी में। मकसद ये है इस पूरे पैराग्राफ का कि हमारी बॉडी में ADP होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और भी बहुत सारे फॉस्फेट्स होते हैं। जैसे ही एनर्जी आती है, एक फॉस्फेट अटैच होगा ADP के साथ और ADP को कन्वर्ट करेगा ATP में, जो कि एनर्जी स्टोरिंग प्रोडक्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अमाउंट ऑफ एनर्जी,
अब ये अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर कितनी होती है, एक एटीपी में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, और एक एटीपी जब हमारे पास ब्रेक होगा एडीपी में दोबारा से तो फिर कितनी एनर्जी निकलेगी, इसको हम पढ़ते हैं इसमें। द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इज 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। दिस स्टोर्ड एनर्जी इन एटीपी विल बी यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर परफॉर्मिंग एनी टाइप ऑफ द वर्क, एग्जांपल ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। द एनर्जी इज नाउ बिकम फ्री लिबरेटेड बाय ब्रेकिंग एटीपी मॉलिक्यूल। एटीपी ब्रेक होगा एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। सो द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इज इंडरगोनिक एनर्जी इंटेक। प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी इज एक्सरगोनिक, और हमारे पास एक्सरगोनिक होगा, दोबारा पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इज 7.3। बेसिकली कितनी एनर्जी स्टोर होगी एक एटीपी में, 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। अगर फॉर एग्जांपल एक एडीपी है, उस एडीपी में मेरे पास एक और फास्फेट आ गया तो बनेगा एटीपी, और एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी 7.3 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल ये दोबारा ब्रेक होगा, जैसे यहाँ पर ब्रेक हुआ है एक एटीपी, तो दोबारा रिलीज कितनी होगी 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। वैसे कि यहाँ लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर 7.3, दिस स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ विल यूटिलाइज। अच्छा, एनर्जी जब स्टोर होगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म करेंगे क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म इनको इस्तेमाल करेंगे मुख्तलिफ काम की परफॉर्मेंस में। मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये होगा कि मॉलिक्यूल वहाँ ट्रांसफर होंगे जहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर कहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मॉलिक्यूल कहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र कर रहे हैं भाई जहाँ पर कंसंट्रेशन कम है वहाँ से जा रहे हैं, और जहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ज़ाहिर सी बात है वहाँ एनर्जी ज़्यादा यूटिलाइज होगी। अगर फॉर एग्जांपल हम सीढ़ी में चढ़ रहे हैं तो हमारे पास एनर्जी चाहिए होगी। पानी को हम स्लोप के अगेंस्ट ऊपर लेके जा रहे हैं तो भी हमें एनर्जी चाहिए होगी। तो मुख्तलिफ कामों में जो है हमारे पास ये एनर्जी यूटिलाइज हो रही होती है, और ये कब हमें मिलती है, जब पहले तो स्टोर हो गई एटीपी की सूरत में, लेकिन वापस जब एटीपी को हम ब्रेक करते हैं, हमारी बॉडी ब्रेक करती है, क्या बनेगा, क्या एक एडीपी और एक फास्फेट जो अभी अटैच हुआ था, और एनर्जी कितनी बनेगी 7.3। तो ये याद रखने की ज़रूरत है कि जब एटीपी की फॉर्मेशन होती तो 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी स्टोर हो जाएगी हमारी बॉडी में, और अगर एटीपी की ब्रेकिंग होगी तो 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ठीक है, इस प्रोसेस में। अच्छा, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं। इंटरगोनिक का मतलब ये होगा कि एनर्जी जमा होगी, ठीक है, एनर्जी स्टोर होगी। तो इसका मतलब ये है कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, यानी फॉर्मेशन ऑफ एटीपी का मतलब ये होगा कि एटीपी जब बनेगी तो एनर्जी स्टोर हो जाएगी, इनटेक हो जाएगी, अंदर जमा हो जाएगी। और अगर फॉर एग्जांपल ये एटीपी ब्रेक होगा, जब ब्रेक होगा तो हमारे पास इसको हम कहते हैं एक्सरगोनिक। एक्सरगोनिक का मतलब एनर्जी रिलीज हो जाएगी। सो दो सिंपल प्रोसेसेस हैं। अगर बॉन्ड बनता है एडीपी प्लस फॉस्फेट तो एनर्जी स्टोर हो जाएगी एटीपी की सूरत में, जिसको हम कहते हैं इंटरगोनिक। और अगर फॉर एग्जांपल एटीपी और जो बॉन्ड बना था एडीपी और फास्फेट में एटीपी की सूरत में, वो बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सरगोनिक। और कितनी एनर्जी रिलीज होती है 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। फोटोसिंथेसिस एक बहुत अहम टॉपिक है, एक बहुत अहम प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस द फंडामेंटल प्रोसेस, एक बुनियादी प्रोसेस है इन विच बेसिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या है, NO2 आर प्रोड्यूस। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का यहाँ मतलब ये होगा, यूँ समझ लीजिएगा कि ग्लूकोज वगैरह जो होते हैं इनको हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। NO2 आर प्रोड्यूस इन प्लांट्स में बेसिकली ये हो रहा होता है, O2 भी प्रोड्यूस हो रहा होता है और ग्लूकोज भी प्रोड्यूस हो रहा होता है। इसको हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जिसमें कार्बन प्लस हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इनको हम कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन भी मौजूद हो, ठीक है। सो हाइड्रोकार्बन्स मौजूद हो, इसको हम क्या नाम देते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो ये हाइड्रोकार्बन्स है और मॉलिक्यूल्स NO2 आर प्रोड्यूस इन प्लांट्स। यूटिलाइज सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ये बनेंगे क्या, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होकर क्या बनेंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, ये दो चीज़ें हमारे पास कहलाती हैं इनऑर्गेनिक, ठीक है। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक है लेकिन वाटर इनऑर्गेनिक नहीं है, वाटर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। सो विच रिएक्ट बाय यूजिंग लाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। होगा क्या, क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और वाटर मिले, ठीक है। इसके रिजल्ट में सनलाइट की मौजूदगी में, क्लोरोफिल की मौजूदगी में और सनलाइट की मौजूदगी में, ठीक है, लाइट एनर्जी सनलाइट की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों मिले तो और क्या बनाए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन,
प्रोड्यूस करे। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, फोटो का मतलब लाइट होता है, एंड सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, ठीक है, मेकिंग, ठीक है। सो अगर लाइट की मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्या बने? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, लाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में क्या बने? ग्लूकोज, ऑक्सीजन। इक्वेशंस क्या है? बहुत वाज़ेह हैं। यहाँ पर अगर हम शो करें तो ये बेसिकली हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर हैं, ये दोनों मिल रहे हैं किसकी मौजूदगी में? हमारे पास लाइट एंड ऑक्सीजन, लाइट एंड क्लोरोफिल की मौजूदगी में, और क्या बन रहा है? ग्लूकोज, जिसको हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, और ऑक्सीजन। ये C6CO2 प्लस 6H2, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। लाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में क्या हो रहा है? C6H12O6 प्लस 6O2, ये बेसिकली हमारे पास क्या कहलाता है? ग्लूकोज का जनरल फार्मूला है, ठीक है। और ये हमारे पास साथ में और क्या बाई प्रोडक्ट के तौर पर ऑक्सीजन मिल रही होती है। इसलिए हम कहते हैं कि दिन के वक्त प्लांट्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और CO2 लाइब्रेट करते हैं। ये बेसिकली दिन के वक्त होता है। दिन के वक्त क्यों होता है? क्योंकि हमने अभी बात की थी लाइट हमारे पास सिर्फ दिन के वक्त मौजूद होती है, तो फोटोसिंथेसिस का अमल दिन के वक्त होता है, जबकि रेस्पिरेशन का अमल प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में दिन के वक्त भी होता है और रात के वक्त भी होता है। सो फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में ऑक्सीजन लाइब्रेट हो रही होती है और ग्लूकोज बन रहा होता है। क्लोरोप्लास्ट इज लाइट ट्रैपिंग एंड स्टोरेज ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ये क्लोरोप्लास्ट की नीड क्यों पड़ती है? यहाँ पर मेंशन है कि अगर क्लोरोप्लास्ट नीडेड है तो बेसिकली ये करता क्या है? तो यहाँ लिखा हुआ है कि लाइट ट्रैपिंग, लाइट को ये ट्रैप करता है, जज़ब करता है, एंड स्टोरेज ऑर्गेनेलीज, और लाइट को स्टोर भी करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली सोलर का काम करता है, सोलर प्लेट का काम करता है कि जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके ट्रैप करके हमें प्रोवाइड करता है सोलर। तो इसी तरह से क्लोरोफिल बेसिकली एक सोलर का काम करता है, किसके लिए? सोलर प्लेट का काम करता है, प्लांट्स के लिए। प्लांट्स के लिए सोलर प्लेट का काम करता है, ये एनर्जी को क्या कर देता है? एब्जॉर्ब करता है एंड देन स्टोर भी करता है, एब्जॉर्ब प्लस स्टोर करता है अपने टाइम के लिए ताकि यूटिलाइज हो। ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, बेसिकली ये कहाँ मौजूद होता है? ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में मौजूद होता है, एंड अलजी, अलजी में भी मौजूद होता है। कंटेन स्पेशल सेल्स विच कंटेन स्पेशल ऑर्गेनेली कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर क्या मौजूद होता है? क्लोरोप्लास्ट। यानी ये समझ ले कि जो ग्रीन पार्ट्स हैं ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में क्या मौजूद होता है भाई? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली, बेसिकली ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज है। इसके बाहर डबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल ये क्लोरोप्लास्ट है, इसकी गेंद एक लेयर हो गई, अब ये दूसरी लेयर बन रही है, तो इसको हम कहते हैं डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। ऑर्गेनेली का मतलब पार्ट ऑफ सेल, ठीक है, ये पार्ट ऑफ सेल कहलाता है, पार्ट ऑफ सेल, यानी सेल का कोई भी ऐसा क्या कहलाता है? ऑर्गेनेली, पार्ट ऑफ सेल, ठीक है। हैवी सेमी फ्लूइड प्रोटीन्स कंटेनिंग मीडियम कॉल्ड स्ट्रोमा, इसके अंदर एक सेमी फ्लूइड का मतलब ये होता है कि पूर्ण मुकम्मल फ्लूइड ना हो, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी हो उसमें, ठीक है, कुछ सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड प्लस लिक्विड, अगर ये दोनों चीज़ें हम मिलाएं तो उसको हम कहते हैं सेमी फ्लूइड। इसकी एग्जांपल अगर हम देख लें तो एग्जांपल जो हमारे पास क्रीम हमारे पास अवेलेबल होती है, मुख्तलिफ किस्म की क्रीम है, ठीक है, उनको हम क्या नाम देते हैं? सेमी सॉलिड। प्रोटीन्स कंटेनिंग मीडियम, ऐसा मीडियम है जिसके अंदर क्या मौजूद होता है? प्रोटीन भी मौजूद होता है, प्रोटीन कंटेनिंग मीडियम, ठीक है, प्रोटीन कंटेनिंग मीडियम है जिसके अंदर हमारे पास क्या मौजूद है? सेमी सॉलिड फ्लूइड है, और इस फ्लूइड को हम नाम क्या देते हैं? स्ट्रोमा, ठीक है। पहली बात यह है कि हमारे पास एक ऑर्गेनेली है जो कि ग्रीन प्लांट्स में मौजूद होती है, ग्रीन पार्ट्स में मौजूद होती है, इसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के ये बेसिकली डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, इसके अंदर सेमी सॉलिड या सेमी फ्लूइड प्रोटीन्स कंटेनिंग मीडियम मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। अनदर नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का एक और नेटवर्क होता है। नेटवर्क का मतलब बिल्कुल एक गुच्छा, मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये एक नेटवर्क है, ठीक है, कोई भी अता पता नहीं है कि कोई चीज़ कहाँ जा रही है, लेकिन ये एक नेटवर्क कहलाती है, ठीक है, एक नेटवर्क मौजूद होती है, इज एम्बेडेड मौजूद है अंदर, ठीक है, आर पॉइल एट वन अनदर इन स्टेक कॉल्ड ग्रेना, बेसिकली एक लेयर बनाते हैं, एक लेयर फिर दूसरी लेयर, फॉर एग्जाम्पल ये लेयर है फिर तीसरी लेयर, ये यूँ लेयर बनाते हैं, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? स्टेक, या फिर उसका नाम क्या है? बेसिकली नाम उसका है ग्रेना, सिंगुलर अगर है तो ये बेसिकली ग्रेनम है। अभी हमने बात की थी कि एक सेमी सॉलिड जो है फ्लूइड है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा के अंदर मजीद मेम्ब्रेन की पूरी एक लेयर होती है, बहुत सारी लेयर्स होती हैं। स्टेक का मतलब डब्बे जैसे रखते हैं ना, इसको एक कॉलम बनाते हैं तो उसको कहते हैं स्टेक। तो एक स्टेक लेयर्स, एक लेयर के ऊपर दूसरी तीसरी चौथी, तो वो लेयर्स बहुत सारी हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं? ग्रेना या फिर ग्रेनम। Reaction in which light energy converted into chemical energy and stored in ATP adenosine triphosphate and NADPH2 reduced nicotinamide adenosine dinucleotide phosphate take place here। बेसिकली होगा क्या कि यहाँ पर अभी हमने बात की थी कि जो एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, वो किस में कन्वर्ट की जाएगी? बेसिकली केमिकल एनर्जी में।
बायोएनर्जेटिक्स में क्या पढ़ा था? बायोएनर्जेटिक्स में यही पढ़ा था कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें? लाइट एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें? केमिकल एनर्जी में। एक फॉर्म से कन्वर्ट होगी दूसरे फॉर्म में। इस प्रोसेस को हम नाम क्या देते हैं? बेसिकली बायो एनर्जेटिक्स। तो यहाँ पर होगा क्या कि लाइट एनर्जी आ रही है, वो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? जो है केमिकल एनर्जी पर। केमिकल एनर्जी में 2-3 फॉर्म है। एक हमारे पास है ATP, जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एक हमारे पास है NADPH2। NADPH2 का फुल फॉर्म है रिड्यूस निकोटीनामाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। रिड्यूस निकोटीनामाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट टेक प्लेस। होगा ये कि सनलाइट आई, क्लोरोप्लास्ट ने इस सनलाइट को केमिकल एनर्जी में स्टोर कर दी, इसको हम क्या नाम देते हैं? ATP। आगे दिस कन्वर्जन अकर्स ए थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। बेसिकली ये होगा क्या? ये थाइलाकॉइड एक और मेम्ब्रेन है जिसको हम क्या नाम देते हैं? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, वेयर सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय पिगमेंट्स लोकेटेड इन हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। बेसिकली वहाँ एक और जगह है, एक और पार्ट मौजूद है जिसको हम कहते हैं हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में, जो कि सोलर एनर्जी को कैप्चर किया जाता है और कन्वर्ट किया जाता है किसमें? ATP में। ठीक है। दिस फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉल्ड लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। इसको हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें लाइट की मौजूदगी में लाइट को कैप्चर किया गया और किस में कन्वर्ट कर दिया गया? सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया गया, यू कैन से केमिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी या लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया गया ATP में और NADPH2 में, इसलिए इसको हम कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। इट इज़ नॉन साइक्लिक प्रोसेस कपल्ड विद ब्रेकडाउन ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स, दैट इज फोटोलाइसिस। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली होगा एक और काम ये होगा कि वाटर की ब्रेकिंग होगी, इसको हम कहते हैं फोटोलाइसिस, यानी लाइसिस की लाइट की मौजूदगी में वाटर की ब्रेकिंग होती है, इसको हम कहते हैं फोटोलाइसिस टेक प्लेस। ठीक है। इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। कहाँ पर बेसिकली ये होगा? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर होगा। यहाँ पर शो नहीं हो रहा लेकिन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन लिखा हुआ है। अच्छा, दोबारा पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली एक पिगमेंट है जो कि ग्रीन पार्ट्स में मौजूद हैं, प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में मौजूद हैं। अच्छा, इसके अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। कुछ मेम्ब्रेन्स मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं ग्रेना या ग्रेनम। ठीक है। एक कुछ और मेम्ब्रेन्स मौजूद जिसको कहते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। होगा क्या कि लाइट आएगी, लाइट टकराएगी पत्तों के साथ, लीव्स के साथ, वहाँ पर हमारे पास उस लाइट को कन्वर्ट किया जाएगा ATP और NADPH2 में और स्टोर किया जाएगा। इस रिएक्शन को बेसिकली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। वजह यह है कि लाइट को कैप्चर किया जाएगा और लाइट की मौजूदगी में कैप्चर किया जाएगा। फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के कितने फेजेस होते हैं या कितने हमारे पास स्टेजेस होते हैं? इस फेजेस को हम स्टेजेस भी कह सकते हैं। ठीक है, कि कितने स्टेजेस होते हैं, कितने स्टेजेस से गुजर के जो है बेसिकली फूड बनती है। 2 फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, 2 फेजेस हैं। नंबर 1 हमारे पास लाइट रिएक्शन, नंबर 2 हमारे पास डार्क रिएक्शन। अच्छा, डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन का देखो एक इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट है वो हमें समझने की जरूरत है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का मतलब होता है, ये लाइट रिएक्शन का मतलब ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये कब होगा भाई? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये काम करेगा। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की मौजूदगी में बेसिकली ये परफॉर्म हो रहा होगा। इसके लिए बेसिकली लाइट की मौजूदगी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसके लिए कंपलसरी नहीं है लाइट की नीड इसके लिए होती नहीं है। यहाँ पर होगा फिर क्या? लाइट की नीड नहीं होती। ठीक है, लाइट की नीड यहाँ नहीं होती, लाइट की नीड यहाँ होती। इसका मतलब ये नहीं है, कुछ लोग ये समझते हैं कि लाइट रिएक्शन सिर्फ हमारे पास डे में होगा और डे टाइम में होता है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि डार्क रिएक्शन सिर्फ नाइट में होता है। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। ये दोनों डे लाइट रिएक्शन लाजमी सी बात है डे में सिर्फ इसलिए होता है कि उसको रोशनी की नीड होती है, डे में होता है। लेकिन डार्क रिएक्शन डे में भी होता है। डे का मतलब ये है कि जी जो प्रोडक्ट्स बनी है डे टाइम में, जो एनर्जी अभी स्टोर हुई है ATP और NADP, सिर्फ ये यूटिलाइज हो जाएगी। ठीक है, डार्क रिएक्शन में ये होता है कि डायरेक्टली लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। वो जो प्रोडक्ट बनी है, जो एनर्जी स्टोर हुई है ATP की सूरत में, वो आगे यूटिलाइज हो जाएगी। इसलिए इसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, कि डायरेक्टली लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लाइट रिएक्शन और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा? द टर्म लाइट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इज यूज्ड ड्यू टू द रीजन दैट ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज कैप्चर्ड एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल। बहुत वाज़ेह लिखा हुआ है। इस प्रोसेस में क्या होगा? लाइट को कैप्चर किया जाता है और कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। याद रखें, लाइट का कैप्चर होना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइट को उस सूरत में कन्वर्ट करना, केमिकल सूरत में कन्वर्ट करना, ATP की सूरत में कन्वर्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो रिएक्शन है जिसमें लाइट को कैप्चर किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद उसको कन्वर्ट किया जाता है ATP की सूरत में, कैप्चर्ड एंड कन्वर्टेड। ठीक है, सम ऑफ द लाइट
इज यूटिलाइज्ड टू स्प्लिट वाटर। अभी हमने बात की थी इससे पहले फोटोलाइसिस, हमने पढ़ा था इससे पहले वाले स्लाइड में कि वहाँ पर क्या हो रहा होता है, फोटोलाइसिस। तो कुछ एनर्जी जो कैप्चर की गई है वो किस में यूटिलाइज हो जाएगी, फोटोलाइसिस में, इन स्प्लिट ऑफ वाटर इनटू ऑक्सीजन एंड वाटर। बेसिकली जब वाटर स्प्लिट होगा तो दो चीज़ें बनेंगी, एक हमारे पास ऑक्सीजन और एक हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन, ठीक है। विद इलेक्ट्रॉन्स दिस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। साथ में हमें क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन। हमने इससे पहले स्टार्टिंग में ये पढ़ा था कि एनर्जी जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी, एक जगह से दूसरे, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के पास एनर्जी जाएगी, वो बेसिकली किस सूरत में जाएगी, जब क्या ट्रांसफर होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की सूरत में जाएगी। यानी इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल से ट्रांसफर होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग, ठीक है, फ्रॉम वन मॉलिक्यूल से ट्रांसफर होंगे सेकेंड मॉलिक्यूल की तरफ। तो फिर क्या होगा, एनर्जी किस सूरत में ट्रांसफर होती है, इलेक्ट्रॉन की सूरत में, ठीक है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी जब ट्रांसफर होती है तो किस सूरत में ट्रांसफर होती है, इलेक्ट्रॉन की सूरत में ट्रांसफर होती है। तो ये कुछ एनर्जी जो कैप्चर की गई थी, ये एनर्जी बेसिकली इस्तेमाल हो जाएगी, कुछ कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी में, एटीपी में, और कुछ कहाँ पर इस्तेमाल हो जाएगी, फोटोलाइसिस में, जिसमें वाटर ब्रेक होगा किस चीज़ में, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दिस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज कॉल्ड फोटो, इसको हम फोटोलाइसिस भी कहते हैं। ऑक्सीजन विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोलाइसिस रिलीज्ड इन द एनवायरमेंट वेयर एज H पॉजिटिव टुगेदर विद CO2 आर यूज्ड इन बिल्डिंग ग्लूकोज। अभी हमने बात की थी कि जब वाटर ब्रेक होगा तो वाटर ब्रेकिंग में बेसिकली तीन चीज़ें हमारे पास बनती हैं। नंबर 1, एक तो ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन H पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन्स। तो होगा ये कि हमारे पास जो ऑक्सीजन रिलीज़ हुई थी वो बेसिकली बाहर एनवायरनमेंट में लाइब्रेट की जाएगी, एनवायरनमेंट में रिलीज़ की जाएगी, नंबर 1। जबकि जो हमारे पास H पॉजिटिव बना था वो और CO2 दोनों मिल करके क्या बनाएगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज का जनरल फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। लाजमन सी बात है, इसमें क्या चीज़ मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है। ये CO2 बेसिकली जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से आएगी, CO2 से। कार्बन और ऑक्सीजन कहाँ से बेसिकली मिलेंगे हमें, CO2 से। जबकि हाइड्रोजन हमें कहाँ से मिलेगा, जो वाटर ब्रेक हुआ था, ठीक है, वहाँ से हमें हाइड्रोजन चाहिए होगा। वहाँ का जो ऑक्सीजन है वो लाइब्रेट आउट किया जाएगा, गैस सूरत में होता है, गैसीय सूरत में हमारे पास लाइब्रेट कर देगा, ठीक है। लिक्विड और सॉलिड की फॉर्म में तो होता ही नहीं है, तो ये गैस की सूरत में। जबकि जो ग्लूकोज है जो बना है ये बेसिकली लिक्विड फॉर्म में हमारे पास स्टोर होता है, किस, कहाँ पर, प्लांट में। नेक्स्ट हमारे पास आगे जाकर फिर सॉलिड फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है। अमंग देम क्लोरोफिल इज द मेन लाइट कैप्चरिंग मॉलिक्यूल। बेसिकली क्लोरोफिल क्या चीज़ है, लाइट कैप्चरिंग मॉलिक्यूल है, ठीक है, लाइट को कैप्चर इन थैलाकॉइड। और ये कहाँ पर कैप्चर होता है, लाइट थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में। विच एब्जॉर्ब वायलेट, ब्लू एंड रेड लाइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से लाइट एब्जॉर्ब करेगा, वायलेट, ब्लू एंड रेड लाइट। बेसिकली लाइट के 7 कलर हैं, बाकी कलर हमारे पास एब्जॉर्ब नहीं होते। अच्छा, बट रिफ्लेक्ट ग्रीन कलर, ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट कर देगा। रिफ्लेक्ट का मतलब ये होगा कि टकरा कर वापस आएगा। अच्छा, एक चीज़ हमें ग्रीन क्यों नजर आती है, ग्रीन हमें इसलिए नजर आती है कि जो लाइट टकराती है, टकराने के बाद वो क्या हो जाता है कि जी, टकराने के बाद ये होगा कि वापस चला जाता है, तो हमें वो चीज़ ग्रीन नज़र आ रही होती है। एक चीज़ हमें ब्लू क्यों नज़र आती है, लाइट टकराती है, बाकी सारा एब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लू कलर हमारे पास वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसलिए हमें ब्लू नजर आ रहा था। तो यहाँ पर भी हमारे पास वो कहते हैं कि ग्रीन कलर जो है ना रिफ्लेक्ट हो जाएगा और इट अपीयर्स ग्रीन, हमारे पास लीव्स वगैरह ग्रीन नजर आने शुरू हो जाते हैं। इन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन अदर पिगमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाईली ऑर्गेनाइज्ड असेंबलीज इन अ सीरीज कॉल्ड फोटो सिस्टम। बेसिकली एक सिस्टम मौजूद होते हैं जो डिटेल्स हमने यहाँ पर नहीं पढ़े, लेकिन वहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मॉलिक्यूल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं, ठीक है। और भी पिगमेंट्स मौजूद होते हैं जो कि लाइट कैप्चरिंग में या दूसरे प्रोसेस में काम करते हैं, तो बहुत डिटेल से हम इसमें नहीं जाएंगे। डार्क रिएक्शन में क्या होगा, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में क्या होगा, दिस फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस डज नॉट रिक्वायर्ड एनर्जी। यहाँ पर रिक्वायर्ड एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, फोटोन की एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, बट आल्सो टेक प्लेस इन डे साइमल्टेनियसली विद द लाइट रिएक्शन। साइमल्टेनियसली, साथ साथ, लाइट रिएक्शन के साथ साथ ये हो रहा होता है, लेकिन इसके लिए कोई फोटोन, किसी एनर्जी की नीड नहीं पड़ती। सिर्फ उन प्रोडक्ट्स को हम इस्तेमाल करते हैं जो हमें लाइट रिएक्शन में मिले थे। द एटीपी, कौन सा प्रोडक्ट मिला था, एटीपी और NADPH2 हमें मिला था सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द लाइट इंडिपेंडेंट। ये कहाँ पर बने थे, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर कौन से मॉलिक्यूल बने थे, ATP और NADPH2। सिर्फ यही आगे इस्तेमाल हो जाएंगे। रिएक्शन आर डिसॉल्व इन स्ट्रोमा, देयर दे प्रोवाइड्स एनर्जी to power the synthesis of glucose from CO2 and H2, H positive and electron of water। देखो हुआ ये था कि वाटर जब ब्रेक हो गया था तो हमारे पास बेसिकली दो चीज़ें बनी थी, एक H2, H positive
एक है हमारे पास इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो लाइब्रेट हो गया, बाहर चला गया, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ हमारे पास ये बनी थी कि जो एनर्जी कैप्चर हुई थी वो दो कामों में इस्तेमाल हुई थी। एक तो फोटोलाइसिस यानी वाटर की ब्रेकिंग हुई थी, जो हमारे पास हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन बना के गया था। और एक कुछ एनर्जी कहाँ पे कन्वर्ट हुई थी, एटीपी और एनएडीपी में। अब होगा ये कि ये सारा काम लाइट रिएक्शन में हुआ। डार्क रिएक्शन में क्या होगा कि ये एटीपी और एनएडीपी एच के अंदर जो एनर्जी है ये दोबारा लाइब्रेट होगी और किसके बनाने में काम आएगी, ग्लूकोज के बनाने में काम आएगी। ग्लूकोज बनेगा किससे, CO2 और H2O से। जो H2O ब्रेक हुआ वहाँ से हमें हाइड्रोजन मिल जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, जबकि CO2 हमें बाहर से प्लांट्स बेसिकली वो करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, बाहर से अंदर बॉडी में लेके जाते हैं। तो CO2 प्लस H पॉजिटिव जो वाटर से बना था, ये और इलेक्ट्रॉन्स और एनर्जी जो एटीपी की सूरत में, ये सारे मिलकर क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। ये काम कहाँ हो रहा होता है, डार्क रिएक्शन में। दोबारा मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। लाइट रिएक्शन में लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी। जब लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी तो होगा ये कि कुछ एनर्जी जो स्लाइड की थी वो किसी भी एटीपी और एनएडीपीएच में कन्वर्ट हो जाएगी, और कुछ एनर्जी हमारे पास वाटर की ब्रेकिंग जो फोटोलाइसिस था उसमें इस्तेमाल हो जाएगी। अब वो क्या हमारे पास बना, एटीपी और एनएडीपीएच2, ये भी बना है। वाटर ब्रेक हो गया जिसके रिजल्ट में हमें मिला है H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और ऑक्सीजन बाहर लाइब्रेट कर गई, बाहर चली गई। अब हमारे पास जो मौजूद है वो एटीपी, NADPH2 और H पॉजिटिव और साथ में इलेक्ट्रॉन और CO2 बाहर से अंदर लेकर चले गए प्लांट्स। ये एटीपी और NADPH2 इनके जो अंदर एनर्जी है ये इस्तेमाल हो जाएगी, और हाइड्रोजन जो पानी से मिलकर हमें मिली थी और कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर से लेती, ये इन दोनों को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, ग्लूकोज में। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, डार्क रिएक्शन। ये साइमल्टेनियसली लाइट रिएक्शन के साथ भी हो रहा होता है। दिस फेज अकर्स इंडिपेंडेंटली विदाउट लाइट। ये इंडिपेंडेंटली विदाउट लाइट हो रहा होता है, किसी लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। जब तक एटीपी हमारे पास, NADPH हमारे पास अवेलेबल है, किसी मजीद लाइट की हमें जरूरत नहीं पड़ती। यही NADPH2 और हमारे पास क्या, एटीपी इस्तेमाल हो रहा होता है और ग्लूकोज बनना होता है। दिस फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस साइक्लिक फेज, ये बेसिकली साइक्लिक फेज है, ठीक है। सो आगे हम देखते हैं। It occurs in a set of reaction also called Kelvin-Benson cycle। इसको Kelvin-Benson cycle बोलते हैं ड्यू टू इट्स डिस्कवर ऑफ द C3। वैसे इसको हम C3 3 कार्बन कंटेनिंग हमारे पास कंपाउंड फॉर्म इनिशियली हमारे पास, ठीक है। इसमें 3 कार्बन, C3 साइकिल भी इसको बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर बेसिकली 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बन रहा होता है शुरू में। द C3 साइकिल रिक्वायर्स, इसको क्या क्या रिक्वायर्ड, इस साइकिल को हम क्या नाम देते हैं, Kelvin-Benson साइकिल भी कहते हैं, और इसको हम C3 साइकिल भी कहते हैं। C3 साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली 3 कार्बन कंटेनिंग एक कंपाउंड शुरू में बन रहा होता है। CO2 नॉर्मली फ्रॉम एयर, बेसिकली इसके मुताबिक CO2 हमें चाहिए होता है फ्रॉम एयर, जो कहाँ से हासिल किया जाता है, एयर से। ऑफ आल्सो कम्स फ्रॉम रिस्पायरेशन, जो रिस्पायरेशन के थ्रू एयर से आ रहा होता है। CO2 कैप्चरिंग शुगर, पेंटोज शुगर, बेसिकली एक पेंटोज शुगर हमारे पास, ठीक है। एंजाइम्स टू कैटेलाइज ऑल द रिएक्शन, एंजाइम चाहिए होते हैं जो हमारे पास कैटेलाइज कर रहे होते हैं तमाम रिएक्शंस को। एनर्जी फ्रॉम ATP NADPH2 कम्स फ्रॉम लाइट डिपेंडिंग, और एनर्जी चाहिए होती है जो कहाँ से, ATP NADPH2 से। तो ये 4-5 रिक्वायरमेंट्स है Kelvin-Benson साइकिल के, ये हमारे पास चल रहा होता है। लिमिटिंग फैक्टर्स, क्या लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं, रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन डिपेंडेंट ऑन सम ऑफ द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेट आर कॉल्ड लिमिटिंग फैक्टर्स। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस या किसी भी केमिकल प्रोसेस के रेट को तेज या कम कर देते हैं, उनको हम कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर्स, ठीक है। वो रेट को या तो कम कर रहे होते हैं या बढ़ा रहे होते हैं, अक्सर कम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एट लो लाइट इंटेंसिटी, अगर लो लाइट इंटेंसिटी की लाइट लो है तो भी हमारे पास नहीं होगा। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली बट एट हाई रेट इंटेंसिटी द रेट बिकम्स कांस्टेंट। अच्छा, लो रेट पर वो कह रहे हैं कि थोड़ी सी फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, वो हमारे पास बढ़ता है स्लो, बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट ना होनी चाहिए, ठीक है। बट एट हाई रेट, हाई लाइट इंटेंसिटी, बहुत शिद्दत की लाइट होती है, द रेट बिकम कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट हो जाएगी, यानी उसके बाद भी रेट बढ़ती नहीं है। फोटोसिंथेसिस का अमल तेज़ नहीं होता। अगर स्लो मध्यम लाइट बढ़ रही है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा होता है, लेकिन जब इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाती है तो वहाँ पर रेट कांस्टेंट हो जाता है। लाइट इंटेंसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। लाइट इंटेंसिटी नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 लाइट इंटेंसिटी, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, नंबर 2 एंड टेम्परेचर नंबर 3, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं। कैन बी लिमिटिंग फैक्टर्स फॉर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये लिमिटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं फोटोसिंथेसिस के रेट को, यानी ये रेट फोटोसिंथेसिस के रेट को क्या कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। लिमिटिंग का मतलब होता है कि कम कर सकते हैं। फॉलोइंग ग्राफ शोज द आइडिया ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। यहाँ पर ग्राफ का बताया गया लेकिन हमने इसको खत्म कर दिया, नहीं बताया। अब रिस्पायरेशन अगला हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द ब्रेकिंग ऑफ द फूड मॉलिक्यूल्स टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। अब होगा क्या, अभी हमने बात ये की थी कि हमारे पास बना क्या था,
ग्लूकोज बनाता, ठीक है, ग्लूकोज बनाता। अगर ये ग्लूकोज दोबारा ब्रेक होगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ब्रेक कब होगा, जब इस ग्लूकोज के साथ क्या मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए। ऑक्सीजन यानी O2, जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं वो किसके साथ बेसिकली मिल रहा होता है, ग्लूकोज के साथ। तो इसके रिजल्ट में क्या बन रही होती है हमारे पास, दोबारा हमारी बॉडी में क्या पैदा हो रही होती है, एनर्जी। सो अभी ग्लूकोज बना था, उसको दोबारा अगर हम ब्रेक करें सो हमारे पास बनेगा क्या, इथेनॉल एंड CO2 एंड सम एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास बेसिकली ग्लूकोज दिया हुआ है और इथेनॉल दिया हुआ है, CO2 दिया हुआ है समय। अच्छा, ये जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है बेसिकली आई थिंक ये गलती से यहाँ पर आई है, CO2 बनना नहीं चाहिए, सॉरी इथेनॉल बनना नहीं चाहिए था। इथेनॉल उस वक्त बनता है जब हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद ना हो। ये बेसिकली इनएरोबिक की इक्वेशन दी होगा, ये मैं यहाँ दोबारा शो कर देता हूँ, सॉरी फॉर दैट। फॉर एग्जाम्पल ये ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज के पास हमारे पास ऑक्सीजन, ठीक है, तो आगे बनेगा क्या, एक तो हमारे पास एनर्जी बनेगी यानी ATP, ठीक है, और प्लस हमारे पास CO2, ठीक है, ये दो चीज़ें बनेंगी, उसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। लेकिन ये कब, जब हमारे पास क्या मौजूद हो, ऑक्सीजन मौजूद हो। आगे हम पढ़ेंगे भी कि ये इक्वेशन दोबारा आएगी, यहाँ उन्होंने इक्वेशन ये एनएरोबिक की दी हुई है, ठीक है। सो एनएरोबिक की इक्वेशन दी हुई है जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होती, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, गलती से यहाँ पर ये आएगी, आगे हम दोबारा देखते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। 2 किस्म के हो सकते हैं हमारे पास रेस्पिरेशन के, नंबर 1 एनारोबिक रेस्पिरेशन और नंबर 2 एरोबिक। एनारोबिक हमारे पास ये होता है कि ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, O2 मौजूद होती है। तो ऑक्सीजन मौजूद होती है और ऑक्सीजन, अच्छा ये होता कैसे है, बहुत अजीब क्वेश्चन होता है वैसे, कि चूँकि हम सांस ले रहे होते हैं, ऑक्सीजन तो ले रहे होते, तो ऑक्सीजन मौजूद कैसे नहीं हो सकती, यानी अगर हम जिंदा है, सांस ले रहे हैं, तो विदाउट ऑक्सीजन होती कैसी है। होता ये कि जब हम खुराक खाते हैं, खुराक खाने के बाद हमारी बॉडी के अंदर फूड चली जाती है, वो फूड वैसे ब्रेक नहीं होती, उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब हम नॉर्मल मौजूद हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कोई दौड़ नहीं लगा रहे, कोई मैच नहीं खेल रहे, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कोई काम नहीं करे, तो होता ये है कि हमारी सांस जो होती है, रेस्पिरेशन जो रेट है वो नॉर्मल चल रहा होता है, हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही होती है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है। यानी हमारी बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए होती है उतनी ऑक्सीजन भी मिल रही है, और नॉर्मल एनर्जी चाहिए, नॉर्मल ऑक्सीजन मिल रही है, तो ये कहलाती है एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी क्या करना शुरू कर जाती है, एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है, तो होता फिर क्या है कि हमारी बॉडी की जो एनर्जी की कंजम्पशन है वो एनर्जी की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जबकि इसके साथ साथ हमारा रेस्पिरेशन का जो रेट है, रेस्पिरेशन का रेट भी बढ़ जाएगा। रेस्पिरेशन का जब रेट बढ़ जाएगा, लेकिन एक खास लिमिट तक बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, ठीक है, तो होगा ये जबकि हमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा नीड है, इसलिए उस वक्त ग्लूकोज जो है वो किसकी सूरत में ब्रेक हो जाएगा, विदाउट, अच्छा ऑक्सीजन की सूरत, ऑक्सीजन जब मिलेंगे, ऑक्सीजन मिलेगी तो भी ब्रेक होगा, वो प्रोसेस एरोबिक रेस्पिरेशन साथ साथ चल रहा होगा, लेकिन साथ में क्या हो जाएगा, एनारोबिक भी चलना शुरू हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन के बगैर जो है ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है। इसको नुकसान ये हो जाता है कि लो एनर्जी बनेगी, ठीक है, लो एनर्जी हमें मिलेगी, और प्लस कुछ कंपाउंड बनेंगे जैसे इथेनॉल और लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से हमारी हड्डियों में, मसल्स वगैरह में दर्द होना शुरू हो जाता है। आगे देखते हैं क्या है, anaerobic respiration, the primitive type of respiration which take place in the absence of oxygen, ऑक्सीजन के एब्सेंस या विदाउट O2, ये मौजूद नहीं है, इस कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, फिर खुराक टूट रही है एनर्जी में और कुछ और प्रोडक्ट बनती है, तो उसको हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है रेस्पिरेशन, और इसको हम फर्मेंटेशन का नाम भी कहते हैं, यानी ऑक्सीजन मौजूद नहीं है या ऑक्सीजन कम मौजूद है, तो उस सूरत में अगर ग्लूकोज हमारी बॉडी ब्रेक कर दे, ठीक है, एनर्जी में और कुछ अदर बाई प्रोडक्ट्स में, तो उसको हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। There are special conditions where O2 is not available, so the organism adopt themselves to break down their food without oxygen, which is called anaerobic respiration। कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता, तो उस वक्त हमारे पास ऑर्गेनिज्म क्या कर देता है, विदाउट ऑक्सीजन जो है ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन करता है खुराक को, तो उसको हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन। इट टेक प्लेस इन सम बैक्टीरिया, फंजाई, एंडोपैरासाइट एंड सम टाइम इन एनिमल्स। एक तो बैक्टीरिया में ये होता है, फंजाई में होता है, एंडोपैरासाइट्स में भी होता है, और कुछ कभी कभी एनिमल्स में भी होता है। जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, बहुत फास्ट काम कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारी बॉडी के अंदर भी होता है। ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज नॉट ब्रोकन डाउन कंप्लीटली, ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रोकन नहीं होता है, सो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी 5 to 10% एज कम्पेयर टू द एरोबिक रेस्पिरेशन। 5 to 10% हमारे पास एनर्जी बन रही होती है, बहुत कम मिकदार बनती है, ठीक है, इज लीड, बट इट कैन सस्टेन लाइफ इवन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन होगा क्या कि हमारी बॉडी को सस्टेनिटी मिल जाएगी, हमारी बॉडी कैरी ऑन करेगी, ठीक है, लाइफ कैरी ऑन होगी, बट लिखा बट इट कैन सस्टेन लाइफ, लाइफ सस्टेन हो जाएगी, अगर एनर्जी कम बन रही है,
ठीक है। ये कब बनती है, जब ऑक्सीजन मौजूद ना हो, या ऑक्सीजन मौजूद है लेकिन बहुत ज़्यादा मौजूद ना हो। जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतनी ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, तो बॉडी क्या करेगी, एनर्जी की कंजम्पशन, एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ग्लूकोज की कंजम्पशन करेगी, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करेगी, लेकिन एनर्जी कम मिकदार में बनेगी। इसको हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। इट हैड वर्ल्ड ऑन अर्थ वेयर देयर वाज नो O2, ये वहाँ पर अर्थ में होता है जब कोई O2 ऑक्सीजन मौजूद नहीं था। आगे देखते हैं अल्कोहलिक, इसके दो टाइप्स है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड एसिडिक फर्मेंटेशन। अभी हमने बात की थी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। द बैक्टीरियन फंजाई रिस्पायर एरोबिकली, बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं ये ज़्यादातर रिस्पायरेशन करती है किसके, एरोबिकली। बट व्हेन दीज ऑर्गेनिज्म आर डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन अगर डिप्राइव्ड का मतलब कमी, अगर कहीं पर लो ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, दे स्टॉप रिस्पायरेशन एरोबिकली एंड स्टार्ट रिस्पायरेशन एनारोबिकली। तो फिर वहाँ पर ये क्या करेंगे, एरोबिकली नहीं करेंगे, फिर एनारोबिक रिस्पायरेशन करेंगे। इंस्टेड ड्यूरिंग दिस एनारोबिक रिस्पायरेशन दे प्रोड्यूस इथाइल अल्कोहल विद CO2। कभी कभी ये क्या करते हैं, अभी मैंने बात की बाई प्रोडक्ट बनता है, तो इथाइल अल्कोहल बनाते हैं और CO2 बनाते हैं। जो इक्वेशन दी गई थी बेसिकली एनारोबिक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की इक्वेशन दी गई थी शुरू में। सो इसलिए होगा क्या कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाएगा और क्या बनेगा, इथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल और CO2 और सम एनर्जी, बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्यों कम चाहिए, सॉरी क्यों कम बन रही है, बन इसलिए रही कि ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, ग्लूकोज की मुकम्मल ब्रेकडाउन होती नहीं है, तो एनर्जी कम बनती है। और ये ऑर्गेनिज्म को इसलिए चाहिए होता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीजन की कमी है, तो ये विदाउट ऑक्सीजन के ब्रेकडाउन करना शुरू कर देते हैं। ये बैक्टीरियल फंजाई में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होता था। तो ये कहलाता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इसलिए क्योंकि यहाँ पर बाई प्रोडक्ट क्या बनता है भाई, अल्कोहल, और विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ही हो रहा होता है। एसिडिक फर्मेंटेशन इन एनिमल्स व्हेन एरोबिक रेस्पिरेशन इज नॉट इनफ टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड एनर्जी। अगर एनिमल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन इतना ज़्यादा ना हो, इतनी तेज़ी के साथ ना हो जो रिक्वायर्ड एनर्जी पूरी कर सके, रिक्वायर्ड एनर्जी जो है वो नहीं पूरी कर सकता, तो क्या होगा, दे स्टार्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन। हमने अभी बात की थी फिजिकल, अगर बहुत सख्त काम हो रहा हो, एनिमल्स परफॉर्म कर रहे हो, हम इंसान की बात करें, अगर बहुत सख्त काम कर रहे हो, बहुत हार्ड काम कर रहे हो, तो होता ये है कि ये क्या कर लेते हैं कि ये हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू सब्सटेंसेस कॉल्ड लैक्टिक एसिड। यहाँ क्या होगा कि ग्लूकोज क्या कर देगा, लैक्टिक एसिड परफॉर्म करना शुरू कर, लैक्टिक एसिड बनना शुरू कर देगा, ठीक है। सो होगा क्या कि इस दौरान अच्छा, इस दौरान हमारे पास क्या चल रहा होगा, सॉरी, एनिमल्स हमारे पास होंगे क्या कि जी, अगर फॉर एग्जांपल हुआ ये है कि एनिमल्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी, लेकिन उतनी एनर्जी मिल नहीं रही क्योंकि ऑक्सीजन कम है। जब ऑक्सीजन कम है तो हमारी बॉडी क्या कर लेती है कि विदाउट ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक करना शुरू कर देती है, और जब विदाउट ऑक्सीजन ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड प्लस सम एनर्जी, ठीक है। लैक्टिक एसिड प्लस सम एनर्जी, इक्वेशन पूरी नहीं बताई गई है यहाँ पर। लैक्टिक एसिड और सम एनर्जी C3 और H6O3, ठीक है, ये लैक्टिक एसिड का फार्मूला है, यहाँ पे गिवन है। सो लैक्टिक एसिड और कुछ एनर्जी बनेगा। ऊपर था अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या था कि भाई एनर्जी कम बनेगी। ये बैक्टीरियल फंजाई में होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, तो वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं, जिसके रिजल्ट में कम एनर्जी बनेगी और अल्कोहल इज अ बाई प्रोडक्ट बनेगा। जबकि एसिडिक फर्मेंटेशन या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन वहाँ होती है एनिमल्स में, जहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन फुलफिल नहीं करती रिक्वायरमेंट को, तो फिर हमारी बॉडी या लिविंग थिंग की बॉडी क्या करना शुरू कर देती है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन शुरू कर देती है विदाउट ऑक्सीजन, और इसके रिजल्ट में बनेगा लैक्टिक एसिड बनता है और सम एनर्जी। इस वजह से उनको क्या नाम देते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्या इंपॉर्टेंस है एनारोबिक रेस्पिरेशन की, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट एनारोबिक रेस्पिरेशन इज द इमरजेंसी अरेंजमेंट। इमरजेंसी अरेंजमेंट में बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है इमरजेंसी अरेंजमेंट में, यानी जब हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड है, एरोबिक रेस्पिरेशन फुलफिल नहीं कर सकती, तो वहाँ पर हमारी बॉडी क्या कर देती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन इमरजेंसी की सूरत में करती है। एनर्जी विच हैज एन एडवांटेज दैट ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव विदाउट CO2। अब इसका फायदा ये है कि विदाउट O2 हमारी बॉडी सर्वाइव करना शुरू कर देती है। ज़ाहिर सी बात है, जो एनर्जी की नीड है वो विदाउट O2 मौजूद नहीं है, ऑक्सीजन सफिशिएंट मौजूद नहीं है, तो इमरजेंसी की सूरत में ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव के लिए बहुत जरूरी है एनारोबिक रेस्पिरेशन। आर कैन वर्क फॉर शॉर्ट पीरियड टाइम विद सम स्पेस फॉर शॉर्ट पीरियड, या फिर कुछ वक्त के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपना काम कैरी ऑन कर सकते हैं। ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, फिर भी हमारी बॉडी कुछ वक्त के लिए काम कर सकती है, ठीक है। The other products of anaerobic respiration are acids, कुछ एसिड्स बनते हैं
विनेगर्स वगैरह हमारे पास क्या होता है, आर आल्सो ऑर्गेनिक एसिड दैट आर प्रोड्यूस कमर्शियली बाय एसिडिक फर्मेंटेशन। फॉर्मुलेशन लिखा हुआ है कि ये एसिडिक फॉर्मुलेशन, ये फॉर्मुलेशन नहीं होना चाहिए, फर्मेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। ये एसिडिक फर्मेंटेशन है। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे विनेगर, सिरका वगैरह है, ये किसकी मदद से बनता है हमारे पास, एसिडिक फर्मेंटेशन की मदद से बनता है। एनर वर्जन आल्सो प्रोड्यूस इथाइल अल्कोहल, ये जो शराब वगैरह बनता है इथाइल अल्कोहल, ये भी हमारे पास एनारोबिक यानी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के थ्रू बनता है। दिस प्रोसेस कमर्शियली यूटिलाइज्ड बाय मेकिंग अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स लाइक बियर, वाइन्स एंड अदर बेवरेज। जो भी बेवरेज हैं, वाइन्स हैं और बियर वगैरह हैं, शराब जो भी है, ये सारी चीज़ें किसकी मदद से बनती हैं, कमर्शियली। हमारे पास कमर्शियली का मतलब होता है कि भाई बेचने के लिए, सेल करने के लिए हमारे पास ये लोग बनाते हैं, और ये किसकी मदद से बनाते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। बेकिंग इंडस्ट्री आल्सो बेस्ड on it because anaerobic respiration also produce CO2 which gives fluffy and soft shapes to cakes। ये केक्स जो इंडस्ट्री है, बेकिंग इंडस्ट्री है, यहाँ पर भी हमारे पास फर्मेंटेशन की बहुत ज़्यादा जो है यूजेज है। जैसे हमारे घर में भी बहुत इस्तेमाल होता है, फॉर एग्जांपल योगर्ट, दही बनती है तो ये भी हमारे पास फर्मेंटेशन के थ्रू बनती है, ठीक है। सो ये कई इसकी इंपॉर्टेंस है। नंबर 1 क्या था कि भाई हमारी लाइफ जो है, हमारी बॉडी सर्वाइव कर जाती है विदाउट ऑक्सीजन। नंबर 2 हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे विनेगर वगैरह, ये भी कमर्शियली अवेलेबल हैं हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन की मदद से। और कुछ जो बेवरेज इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इस्तेमाल होता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बेसिकली इसकी। लिमिटेड अमाउंट, लिमिटेशन क्या है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एज कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। बहुत कम मिकदार लिमिटेड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये इसकी लिमिटेशन भी है, ठीक है। बहुत कम मिकदार में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसकी क्या है, लिमिटेशन है एरोबिक से कंपेयर करके। अच्छा, ही एक्सपीरियंस, इन्होंने यहाँ पर बेसिकली एग्जांपल ये लिखा हुआ है कि ये जो पर्सन है जो एक्सपीरियंस करता है, तो पेन एक्सपीरियंस, जैसे मैंने पहले कहा था कि जैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो उसकी वजह से हमारे मसल्स वगैरह में लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से उसको हम कहते हैं फटीग, मसल फटीग, यानी खिंचाव हो जाता है, मसल तक जाते हैं, दर्द होने लग जाता है हमारे पास। द लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस इन दिस मसल्स एंड बोल स्ट्रीम, ठीक है। आगे गलत जुमला लिखा हुआ है, सही नहीं लिखा हुआ है, खैर हम आगे जाते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन वेयर फूड ब्रेक डाउन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मौजूदगी में अगर फूड ब्रेक होता है, ठीक है, ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की मौजूदगी, इसको हम क्या नाम देते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। इट इज अ मेथड ऑफ रेस्पिरेशन फाउंड इन मेजॉरिटी ऑर्गेनिज्म। ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, मेजॉरिटी ऑर्गेनिज्म में यही मेथड इस्तेमाल होता है कि ऑक्सीजन फूड मिले, किसके साथ, फूड और प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो मुकम्मल ब्रेक डाउन होता है जिसमें हमारे पास एनर्जी बनती है, एटीपी की सूरत में ज़्यादा एनर्जी बनती है जो हमारी बॉडी नॉर्मली परफॉर्म कर रहा होता है। इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है ऑक्सीडाइजिंग द फूड, फूड को ऑक्सीडाइज किया जाता है, यानी फूड को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, ठीक है, फूड को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं तो ऑक्सीडाइज किया जाता है, ठीक है। एंड रिलीजिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, और एनर्जी बनती है 2827 किलो जूल पर मोल ऑफ ग्लूकोज आर 36 ATP पर ग्लूकोज। अगर एक ग्लूकोज यानी एक ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा तो कितने ATPs बनेंगे, 36 ATPs की एनर्जी जो है बनेगी, ठीक है। सो एक ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से 28-27 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। होता क्या है, फूड के साथ क्या मिलेगा, ऑक्सीजन, जिसकी रिजल्ट में एनर्जी बनेगी। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन आर CO2 and H2। बेसिकली इसके साथ एक तो एनर्जी बनती है और साथ साथ में क्या बनता है, CO2 प्लस H2O, ये दो चीज़ें बाय प्रोडक्ट के तौर पर बनती है। ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी 36 ATP, सफिशिएंट एनर्जी बनती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी बनती है, एनारोबिक से कंपेयर करके बहुत ज़्यादा एनर्जी बनती है। रिएक्शन क्या है, C6H12 प्लस 6 CO2 CO2 प्लस 6 H2O प्लस 36 ATP। तो ये पूरा बेसिकली इसका केमिकल इक्वेशन है। एरोबिक रेस्पिरेशन, अगेन हम बात करें रेस्पिरेशन, थोड़ा सा रिपीट करते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होगा, खुराक के साथ अगर ऑक्सीजन मिले इसको क्या नाम देते हैं, रेस्पिरेशन। अच्छा, दो किस्म की हमारे पास है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक में हमारे पास फूड के साथ ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन मौजूद होगी, जिसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है, इसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन का जब ऑक्सीजन की जो अमाउंट है, जो मिकदार है, वो सफिशिएंट ना हो, ज़्यादा ना हो, ऑक्सीजन मौजूद ही ना हो, हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ जाए तो वो क्या करती है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है विदाउट ऑक्सीजन। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। यानी ऑक्सीजन मौजूद नहीं है और ऑक्सीजन की मौजूदगी के बगैर वो प्रोसेस खुराक को जो है ब्रेक डाउन करती, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। दो किस्में हैं एनारोबिक की, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एसिडिक फर्मेंटेशन।
अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एसिडिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में योगा के जो प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है, वो अल्कोहल बनता है, जबकि एसिडिक फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड बनता है। एक हमारे पास बैक्टीरिया फंजाई में हो रहा होता है, जबकि दूसरा हमारे पास एनिमल्स में होता है, हायर एनिमल जैसे ह्यूमन बींग्स में। और ये कब होता है? जब हमारी बॉडी फिजिकली यानी भाग दौड़ बहुत ज़्यादा कर रही होती है, रनिंग कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, क्रिकेट खेल रहे होते हैं, गेम खेल रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास एसिडिक एसिड फर्मेंटेशन होती है हमारी बॉडी में। Mechanism of aerobic respiration. Aerobic respiration take place in 3 steps at different places in the cell. 3 steps में होता है और different steps different जगहों पर होता है। 3 steps होते हैं basically. Number 1 glycolysis. First stage is that where a molecule of glucose. Glucose का जो molecule है जिसके अंदर 6 कार्बन है, शुगर है, is broken down into 2 molecules of pyruvic acid, 3 कार्बन। हमने पहले कहा था C3 साइकिल, ठीक है। So basically pyruvic acid जो है एक 3 कार्बन का जो एसिड है ग्लूकोज मॉलिक्यूल जिसमें 6 कार्बन होते हैं, तो ये ब्रेक डाउन होगा पायरुविक एसिड में जो C3 कार्बन है या 3C कार्बन है, तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे पायरुविक एसिड के। ये पहला स्टेप है। इट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, इसके लिए ऑक्सीजन की नीड नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। नंबर 1 ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा? ग्लूकोज जो 6 कार्बन का है, 6 कार्बन का ग्लूकोज है, ये ब्रेक हो जाएगा। एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल और दूसरे 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, इसको हम क्या नाम देते हैं? पायरुविक एसिड, ठीक है। इट टेक प्लेस इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये एरोबिक में भी और एनारोबिक रेस्पिरेशन में दोनों में होता है, क्योंकि इसके लिए ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, तो दोनों में होता है, ठीक है। बोथ एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है। दिस स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज रिलीज स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ ग्लूकोज विच इज इनफ टू जनरेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। होगा क्या? वो कहते हैं दिस स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज रिलीजेस। ये जो स्प्लिटिंग हुई पायरुविक एसिड, इसमें बहुत कम एनर्जी बनती है। और कितनी एनर्जी बनती है कि जस्ट 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनता है। यहाँ पर जब ग्लूकोज स्प्लिट हुआ तो कितना मॉलिक्यूल, कितने एटीपी बने हैं? 2 एटीपी बने हैं, ठीक है। 2 एटीपी बने हैं, एटीपी सॉरी, ठीक है। कितने एटीपी बने हैं? 2 एटीपी बने हैं, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस इज कॉमनली सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन ऑल अकर्स इन, यहाँ पर लिखा हुआ है आई थिंक साइटोसोल लिखा हुआ है, साइटोप्लाज्म के जो है ना पार्ट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं है। सो फिलहाल यहाँ तक ग्लाइकोलाइसिस में क्या लिखा हुआ है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा कितने? पायरुविक एसिड में, 2 पायरुविक एसिड में, और ये दोनों एरोबिक एनारोबिक में होता है। और यहाँ पर किसी ऑक्सीजन की नीड नहीं होती एंड सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनता है इसमें। आगे देखते हैं नंबर 2 क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में बहुत डिटेल से इस पर बात की गई है। The second stage of aerobic respiration in which pyruvic acid produced during glycolysis enters the mitochondria where O2 available। अब वो होगा क्या कि अभी तक हमारे पास बना था पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड किसके थ्रू बना था? ग्लाइकोलाइसिस में। और कितने एटीपी बने थे? 2 एटीपी बने थे, ठीक है। 2 एटीपी। ये पायरुविक एसिड इंटर कर देगा कहाँ पर? ये माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर हो जाएगा, जहां पर क्या मौजूद है? ऑक्सीजन पहले से मौजूद है। और इसके रिजल्ट में होगा क्या? सेलुलर रेस्पिरेशन यूजेस दिस O2 टू ब्रेक पायरुविक एसिड कंप्लीटली इनटू CO2 NH2। ये पायरुविक एसिड किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ब्रेक हो जाएगा CO2 में और प्लस H2O में, ठीक है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या हो जाएगा? ये पायरुविक एसिड इंटर करेगा, अंदर चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और वहां पर ये ब्रेक हो जाएगा CO2 प्लस H2O में। ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल सम एटीपी प्रोड्यूस एंड सम कोएंजाइम्स लाइक NAD NFAD आर आल्सो प्रोड्यूस टू NADH2। वो कह रहे हैं क्रेब्स साइकिल में कुछ एटीपी मजीद HTP बन जाएंगे। अभी तक 2 एटीपी बने थे, कुछ एटीपी यहाँ भी बन जाएंगे, और कुछ कोएंजाइम लाइक NAD NFAD आर रिड्यूस टू NADH2। और कुछ एंजाइम जो है हमारे पास कोएंजाइम जिनकी एग्जांपल यहाँ दी हुई NAD NFAD, ये रिड्यूस हो जाएंगे NADH2। रिड्यूस का मतलब ये होगा कि इसके अंदर हाइड्रोजन मिल जाएगी, अंदर हाइड्रोजन अंदर चली जाएगी, तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? NADH2 में। इट टेक प्लेस इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बेसिकली ये कहाँ पर होता है? मैट्रिक्स। अच्छा, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं इसको। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रही होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। और रेस्पिरेशन क्यों हो रही, क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है। ये ऑक्सीजन किसके साथ मिल रही है? फूड बेसिकली नहीं है, बल्कि फूड का पायरुविक एसिड फॉर्म है, ठीक है। पायरुविक एसिड फॉर्म में, और ये क्या बनाएगा? CO2 प्लस H2O भी बनाएगा और प्लस ATP भी कुछ बनाएगा, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये बेसिकली कहाँ पर हो रहा होता है? ये हो रहा होता है भाई अल्लाह भला करे कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और ये बेसिकली कुछ एंजाइम्स भी बना देता है, जैसे NAD NFAD, ये रिड्यूस कर देगा, और कोएंजाइम NADH2 में, ठीक है। आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन।
The last stage of aerobic respiration in which NADH2, nicotinamide adenine dinucleotide, and FADH2, flavonamide adenosine dinucleotide are oxidized to produce ATP and H2. अभी हमने बात की थी कि NADH2 बना था और FADH2 बना था, ये रिड्यूस होकर NAD से क्या बना था, NADH2, और FAD से क्या बना था, FAD से बना था भाई, अल्लाह भला करे, FADH2, ठीक है। सो ये बेसिकली होंगे क्या, ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और क्या बनाएंगे बेसिकली ATP और H2O। इट टेक प्लेस एट द क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। पहले मैट्रिक्स में हो रहा था, अब ये कहाँ पर हो रहा था, क्रिस्टे, ठीक है। कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अलग पार्ट्स हैं, एक क्रिस्टे कहलाता है, एक मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। सो ये बेसिकली क्रिस्टे मेम्ब्रेन में होता है। देखो बेसिकली 3 स्टेज है। नंबर 1 दोबारा रिपीट करते हैं। नंबर 1 ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में होगा क्या कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर पायरुविक एसिड बनाएंगे। जबकि दूसरा स्टेप हमारे पास है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में हमारे पास क्या होगा, वो जो पायरुविक एसिड था वो बेसिकली ऑक्सीजन मिलेगा और ऑक्सीजन मिलने के बाद क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O और प्लस कुछ ATP भी बनेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ NADH2 बनेंगे और प्लस FADH2 बनेंगे। ये NAD और NADH2 FADH2 ये आगे जाकर क्या करेंगे, ATP में कन्वर्ट हो जाएंगे ऑक्सीडाइज होकर, तो ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इंपॉर्टेंस ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन, क्या इंपॉर्टेंस है एरोबिक रेस्पायरेशन की? जाहिर सी बात है एनर्जी बनती है, वो एनर्जी हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हमारी बॉडी में कहाँ इस्तेमाल होती है, ये पढ़ते हैं हमारे पास। नंबर 1 सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी के अंदर जो नए मॉलिक्यूल बनते हैं, जाहिर सी बात है उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। लार्ज मॉलिक्यूल बनते हैं, उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हम कहाँ से पूरी करते हैं, एरोबिक रेस्पायरेशन से पूरी करते हैं। वो जो एनर्जी बनती है वो कहाँ इस्तेमाल होती है, लार्ज मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल जब बनते हैं तो वहाँ एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी कहाँ से बेसिकली हमें मिलती है, एरोबिक रेस्पायरेशन से हमें मिलती है। नंबर 2 सेल डिवीजन, सेल जब डिवाइड कर रहा होता है, जाहिर सी बात है DNA और प्रोटीन की जो रेप्लिकेशन होती है तो एनर्जी भी चाहिए होती है, ठीक है। बड़े मॉलिक्यूल बन रहे होते हैं, मॉलिक्यूल क्रोमोसोम्स की मूवमेंट होती है, यहाँ पर लिखा मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। सो सेल साइकिल में भी एनर्जी इस्तेमाल होती है। वो एनर्जी भी कहाँ से बनती है, कहाँ से आती है, एरोबिक रेस्पायरेशन। ग्रोथ विदाउट सेल डिवीजन, ग्रोथ हो रही होती है लेकिन सेल डिवीजन, अगर सेल डिवीजन के बगैर जो ग्रोथ हो रही होती है वहाँ पर भी हमारे पास एनर्जी चाहिए होती है। वो ग्रोथ एनलार्जमेंट या सेल एनलार्जमेंट वो भी एनर्जी के बगैर नहीं होती, तो वो एनर्जी भी हमें कहाँ से मिलती है, एरोबिक रेस्पायरेशन। सो ग्रोथ एंड विदाउट सेल डिवीजन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है कि जहाँ पर कंसंट्रेशन कम हो और एक तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अच्छा, नेचुरली होना ये चाहिए कि हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हाई कंसंट्रेशन है और ये हमारे पास लो कंसंट्रेशन है। नेचुरली होगा क्या, नेचुरली होगा ये कि मॉलिक्यूल हायर से लो की तरफ खुद जाते हैं। लेकिन अगर लो से हम हाई की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो वहाँ हमें किस चीज़ की एनर्जी पड़ती है, किसकी ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एनर्जी भी हमें कहाँ से मिलती है, रिस्पायरेशन से। इसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। कहलाता है पैसिव, ये ऊपर वाला पैसिव था, ठीक है, कि जहाँ पर हाई से कहाँ मॉलिक्यूल जा रहे हैं, लो की तरफ, ये पैसिव है। जबकि अगर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ लेके जाते हैं तो ये क्या कहलाता है, एक्टिव है। अगला हमारे पास है यूज़ कहाँ पर हो रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्शन। जाहिर सी बात है जब हम हरकत कर रहे होते हैं, मूवमेंट कर रहे होते हैं, वहाँ मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, मसल हरकत कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, काइनेटिक एनर्जी की सूरत में। तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही होती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पायरेशन या एरोबिक रिस्पायरेशन से मिल रही होती है। पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स, हमारी बॉडी के अंदर हज़ारों नर्व इम्पल्स का मतलब सिग्नल्स या करंट भी आप कह सकते हैं, ठीक है, करंट भी कह सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर करंट एक जगह से दूसरी जगह नर्व इम्पल्स की सूरत में जा रहा होता है, ठीक है। मैसेज ऑफ न्यूरॉन, इसको मैसेज ऑफ न्यूरॉन भी बोलते हैं। इस बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल की सूरत में ये होता है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल बेसिकली जाहिर सी बात है जब ट्रेवल कर रहे होते हैं उनको एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, एरोबिक रेस्पायरेशन, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी, ये सारी चीज़ें हमने बात की। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हमारी animals body temperature is maintained at constant level. This temperature maintenance requires energy for respiration, basically from respiration, ठीक है। ये एनर्जी भी हमें कहाँ से मिलती है, रेस्पायरेशन। हायर एनिमल जो है इनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो मेंटेन कैसे होता है, जब हमें एनर्जी देते हैं, बॉडी के अंदर एनर्जी मौजूद हो तो मेंटेन होता है। तो ये भी बेसिकली हमें कहाँ से मिलती है, रेस्पायरेशन से मिलती है।
आखिर में एक डिफरेंस दिया हुआ है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वियर लाइट एनर्जी कन्वर्ट केमिकल एनर्जी, बेसिकली लाइट एनर्जी कन्वर्ट की गई थी केमिकल एनर्जी में, ठीक है। जबकि यहाँ केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं क्या है प्रोसेस वियर केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी ऑफ एटीपी में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ एटीपी को हम यहाँ पर लाइट एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ एटीपी को हम वहाँ पर वापस एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इट अकर्स ओनली इन क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, ये सिर्फ वहाँ पर होता है जहाँ पर क्लोरोफिल मौजूद हो। इट अकर्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म, ये वहाँ मौजूद है जब क्लोरोफिल हो या ना हो। यहाँ ये कहाँ पर हो रहा था, सिर्फ प्लांट्स में हो रहा होता है, ठीक है। जबकि यहाँ प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में हो रहा होता है, ठीक है, प्लांट्स प्लस एनिमल्स, सो दोनों में ये हो रहा होता है, प्लांट्स प्लस एनिमल्स। इट रिक्वायर्स लाइट सोर्सेस, ठीक है, अकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये बेसिकली सिर्फ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रही होती है, ठीक है। लाइट मौजूद है तो ये हो रहा होता है, लाइट मौजूद हो तो नहीं होता। इट डजंट रिक्वायर लाइट सोर्स सो अकर्स थ्रूआउट द लाइफ, इसको लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए पूरी लाइफ हर वक्त ये हो रहा होता है जब तक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा है। इट अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में होता है। इट इज अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। द रिएक्शंस आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्टेंट्स है, ये गलत लिखा हुआ है। रिएक्टेंट्स यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है, ठीक है। जबकि रिएक्टेंट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन, यहाँ पर रिएक्टेंट्स गलत लिखा हुआ है, रिएक्टेंट्स नहीं है, रिएक्शन ये रिएक्टेंट्स होना चाहिए। यहाँ पर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन होते हैं यहाँ पर, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलते हैं और एनर्जी बनती है, जबकि यहाँ पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स आर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, यहाँ बनता क्या है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि यहाँ क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और इन द केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन अल्कोहल भी बन सकता है, यहाँ पर मेंशन नहीं है, ठीक है, प्लस लैक्टिक एसिड भी बनता है, ठीक है। सो फाइनली मैं रिपीट कर रहा हूँ, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वियर लाइट एनर्जी कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस जिसमें लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया था केमिकल एनर्जी में। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस वियर केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी ऑफ एटीपी, एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है वापस एटीपी में, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी को कन्वर्ट नहीं है, रेस्पिरेशन में बेसिकली फूड को कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। फूड एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी, या फिर फूड एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। फूड एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है, ये वाला लिखा है, फूड एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। यहाँ पर केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी फूड एनर्जी, तो पूरा प्रोसेस है। अगेन मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, देखो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाता है, नंबर 1 केमिकल एनर्जी में, ये तो हमारे पास हो गया फोटोसिंथेसिस। फिर इस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है हमारे पास केमिकल, ये भी फोटोसिंथेसिस है। केमिकल एनर्जी को फिर किस में कन्वर्ट किया जाता है, फूड एनर्जी में। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है भाई फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और इस फूड एनर्जी को अगेन फिर कन्वर्ट किया जाता है एटीपी की सूरत में, ठीक है। तो ये फिर कहलाता है रेस्पिरेशन। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया गया केमिकल एनर्जी में, और फिर उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया गया फूड एनर्जी में, ये फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन में जो फूड एनर्जी है उसको कन्वर्ट किया गया वापस एटीपी में, और उस एटीपी को इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ लाइफ प्रोसेसेस में। ये क्लोरोफिल के अंदर जहाँ पर मौजूद है क्लोरोफिल वहाँ हो रहा होता है, यह तमाम ऑर्गेनिज्म में चाहे क्लोरोफिल मौजूद है या नहीं वहाँ पर हो रहा होता है। यहाँ पर लाइट की ज़रूरत पड़ती है, जबकि यहाँ पर लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, जबकि ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहाँ पर रिएक्टेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर है, जबकि यहाँ पर रिएक्टेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन है। यहाँ पर प्रोडक्ट ग्लूकोज और ऑक्सीजन है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस लैक्टिक एसिड और अल्कोहल्स भी इसमें मौजूद है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको हमारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। लेंथी वीडियो है, लेकिन हमने कोशिश की थी कि तमाम जो है हमारे पास जो टॉपिक है वो कवर हो जाए। सो इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी।